नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान प्रसार समूह में, जिसमें हम आपको देते हैं सिविल सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं की जानकारी। अभी तक हम आपको प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बता रहे थे और अब हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति की। तो जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी में 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं मुख्य परीक्षा में। इनमें एक हिंदी का और एक अंग्रेजी का होता है, और इसके अलावा 4 पेपर जनरल स्टडीज़ से संबंधित और 2 पेपर आपके उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं जिसका आप अपनी मर्ज़ी से चयन करते हैं। यही नीति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए भी है, जिसमें आपके 2 पेपर हिंदी और निबंध के 150 अंकों के यानी कुल 300 अंक के होते हैं, और 200 अंक के 4 पेपर सामान्य अध्ययन के और 2 पेपर 200 अंक के उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं जिसका आप चयन करते हैं। लेकिन इस मुख्य परीक्षा में अपीयर होने से पहले आपको एक रणनीति राइटिंग स्किल की भी सीखनी चाहिए, और उससे भी पहले ज़रूरी है निबंधात्मक प्रश्नों को लिखते वक्त आप किन बातों का ध्यान रखें ताकि यूपीएससी या यूपीपीसीएस आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई न करे। तो इस संबंध में कुछ नियम ऐसे हैं जो कि गौण हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर प्रतियोगियों को पता नहीं होता, और यूपीएससी या पीसीएस उनके फॉलो ना होने पर आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। जैसे नोटबुक में दोनों तरफ आधा आधा इंच का हाशिया छुटा होता है, और अगर न छुटा हो तो आप उसको छोड़ दें। दूसरी बात यह है कि लिखते वक्त छोटे छोटे सुंदर वाक्य और सरल भाषा का प्रयोग करें जो आपकी अपनी भाषा हो, और पैराग्राफ राइटिंग का भी ध्यान रखें। बीच बीच में पॉइंट्स, हेडिंग्स या अगर कोई विशेष बात है जैसे कोटेशन वगैरह, तो आप उनको इन्वर्टेड कॉमास में बंद करके अलग से लिखें। ख़ास टॉपिकल सब्जेक्ट को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस भाषा में भी आप उत्तर दे रहे हैं, चाहे वो हिंदी है या अंग्रेजी, उस भाषा में आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के भाषा जो लिखी गई होगी वो उसमें कई त्रुटियां हो सकती हैं। जैसे उसमें अनर्गल बातों का प्रयोग हो सकता है, यानी विषय से भटकाव देकर के आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके अलावा भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं जो कि खतरनाक साबित होता है। भाषा में बहुत अधिक मुहावरे और सजावटी वाक्यों का यानी अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप जो एक और बात ध्यान रखें वो ये रखें कि आपका जो हैंड राइटिंग है वो इजीली इलेक्जिबल होना चाहिए, यानी जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो उसकी समझ में अच्छी तरीके से आना चाहिए। यदि आप इन नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो आयोग आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है, और 1 से लेकर 5 अंकों तक की कटौती आपके पूर्णांक से कर ली जाएगी। इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखें कि भाषा साइंटिफिक होनी चाहिए, फिगरेटिक ना हो। इसके अलावा दोनों तरफ हाशिया छुटा होना चाहिए, और इसके अलावा इजीली हैंड राइटिंग आपका इलेक्जिबल होना चाहिए। तो इन बातों के ध्यान रखने से आपका जो उत्तर है वो
अच्छा साबित होगा और एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव डाल सकेगा। आमतौर पर स्नातक स्तर तक आते आते बच्चों की समझ काफ़ी परिपक्व हो जाती है, लेकिन फिर भी लिखते वक्त ऐसा अनुभव किया गया है कि परीक्षार्थी किसी न किसी पक्ष से या पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं, जिसकी छवि आपके उस लेखन से झलकती है। तो लेखन को आप नियमित रूप से सुधारते रहें और रोज़ाना 2-4 हज़ार शब्दों की नकल आप अपनी टेक्स्ट बुक से या किसी न्यूज़पेपर से या किसी अच्छी पत्रिका से आप करते रहें। तो लेख कैसे लिखे जाते हैं, इसके लिए आप जो अच्छी स्तर की विद्वानों द्वारा लिखित पत्रिकाएं होती हैं, जैसे कि नीति आयोग की योजना है, कुरुक्षेत्र है, साइंस रिपोर्टर है, या आपकी इलस्ट्रेट वीकली वगैरह, इस तरह की जो मैगजीन्स हैं उनमें किस तरीके से लेख अखबारों वगैरह में विद्वान लिखते हैं, उनकी आपको परीक्षण कर लेना चाहिए और टू दी पॉइंट्स उनको लिखना चाहिए। तो इससे आपके अंक हासिल करने में एक अच्छी समझ होगी। यदि आप अपने लेखों में न्यूट्रल रवैया नहीं अपनाएंगे तो इससे भी आपको उत्तर पर 0 अंक दिया जा सकता है। इस उम्र तक आते आते, यानी स्नातक स्तर की शुरुआत होते होते, बच्चों की उम्र मुश्किल से 21-22 साल की होती है, लेकिन उस उम्र में भी कितना बेहतर लेख लिखा जा सकता है, इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। ऐसे एक लेख का उदाहरण हमारी नज़र में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित लेख भारत में जाति प्रथा के ऊपर लिखा गया था, जो कि उन्होंने एक दलित प्रतिनिधि के बजाय एक भारतीय होने के नाते लिखा था और उसे भारत की दूसरी समस्याओं जैसे दहेज प्रथा वगैरह की तरह ही उसे एक भारत की समस्या बताकर अपने लेख में डॉक्टर गोल्डन वाइजर की संगोष्ठी में भाषण दिया था। इंतज़ार करें, हम अगला वीडियो शीघ्र पोस्ट करेंगे। तब तक आप हमारे इस वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।